नमस्कार। चलिए आज इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प दौर में चलते हैं। ये वो वक्त था जब दिल्ली सल्तनत का कह सकते हैं कि पूरे उत्तर भारत में दबदबा था। लेकिन इसी दौर में एक सल्तनत ऐसी भी थी जो पूरी तरह से आजाद थी, अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए थी। हाँ, हम बात कर रहे हैं कश्मीर सल्तनत की। तो सवाल ये उठता है कि जब दिल्ली के सुल्तान पूरे उत्तर भारत पर अपनी ताकत फैला रहे थे, तो आखिर कश्मीर कैसे एक स्वतंत्र राज्य के तौर पर फलता फूलता रहा? ये अपने आप में एक पहेली है ना? आइए इस विश्लेषण में इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए कहानी की तह तक चलते हैं। देखिए, एक तरफ थी दिल्ली सल्तनत, एक बहुत बड़ी और विस्तारवादी ताकत, और दूसरी तरफ थी कश्मीर सल्तनत, जो भौगोलिक रूप से कटी हुई और पूरी तरह से आत्मनिर्भर थी। बस यही छोटा सा अंतर हमारी पूरी कहानी की नींव है। तो कश्मीर की आज़ादी का जो पहला और सबसे बड़ा राज है ना, वो उसकी ज्योग्राफी यानी कि उसके भूगोल में छिपा है। ये एक ऐसी दीवार थी जो किसी भी इंसानी दीवार से कहीं ज्यादा मजबूत थी। अब जरा सोचिए, कश्मीर घाटी की बनावट कैसी है? ये तो एक कुदरती किले की तरह है, चारों तरफ से हिमालय और पीर पंजाल की ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरी हुई। उस जमाने की सेनाओं के लिए दिल्ली से इन पहाड़ों को पार करके यहाँ तक पहुँचना अरे लगभग नामुमकिन था। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ पहाड़ नहीं थे। असल में ये एक ऐसी ढाल थे जिसने कश्मीर को दिल्ली के सीधे कंट्रोल से बचाया और उसे अपनी राजनीतिक किस्मत खुद लिखने का मौका दे दिया। अच्छा, भूगोल तो एक पहलू था, लेकिन अब बात करते हैं राजनीति की, क्योंकि कश्मीर सल्तनत की शुरुआत किसी बाहरी हमले से नहीं बल्कि एक अंदरूनी बदलाव से हुई थी। देखिए, सल्तनत की स्थापना से पहले कश्मीर पर लोहार वंश का शासन था, लेकिन 14वीं सदी आते आते ये वंश अंदरूनी कला और गुटबाजी का शिकार हो गया था। प्रशासन, आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से चरमरा गया था, और इससे क्या हुआ? एक बड़ा राजनीतिक खालीपन पैदा हो गया। इतिहास में ना इस स्थिति को वंशानुगत थकावट कहते हैं। मतलब जब कोई पुराना राजवंश अपनी ताकत खो देता है तो एक राजनीतिक खालीपन पैदा हो जाता है, और यही खालीपन नए लोगों को सत्ता पर काबिज होने का मौका देता है। और इस राजनीतिक खालीपन का फायदा किसने उठाया? शाह मीर ने। वो लोहार शासकों के दरबार में एक बहुत ही चतुर अधिकारी था। उसने धीरे धीरे अपना असर बढ़ाया, और जैसे ही सही मौका मिला, इस अस्थिरता का फायदा उठाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। और फिर 1339 में उसने कश्मीर के पहले सुल्तान के रूप में एक नए राजवंश की नींव रख दी। और पता है, यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। ये कोई विदेशी हमला था ही नहीं, ये तो कश्मीर के अंदर ही अंदर हुआ एक तख्ता पलट था। मतलब सत्ता बस एक हाथ से निकलकर दूसरे हाथ में चली गई, और वो भी घर के अंदर ही। चलिए अब तीसरे सुराग पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे कश्मीर ने एक आत्मनिर्भर और सांस्कृतिक रूप से एकदम अलग राज्य बनाया। कश्मीर आर्थिक रूप से खुद पर निर्भर था। यहाँ की जमीन इतनी उपजाऊ थी कि चावल और दुनिया का सबसे बेहतरीन केसर उगता था। साथ ही यहाँ के शॉल, कालीन, लकड़ी की नक्काशी, इन हस्तशिल्पों की मांग तो दूर दूर तक थी। इस आत्मनिर्भरता ने कश्मीर को बाहरी ताकतों पर कम निर्भर बनाया। अब एक मजबूत शासन चलाने के लिए सुल्तानों ने एक बहुत ही कुशल फारसी प्रशासनिक सिस्टम को अपनाया। वजीर, दीवान और काजी जैसे पद बनाए गए, और फारसी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। इससे हुआ ये कि दिल्ली के कंट्रोल के बिना भी एक मजबूत और आज़ाद शासन चलाना मुमकिन हो गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि सब कुछ बाहर से ही आया। यहाँ एक अनोखी मिलीजुली संस्कृति का विकास हुआ। इस्लाम का प्रसार सूफी संतों के जरिए हुआ, जिन्होंने स्थानीय परंपराओं का पूरा सम्मान किया। स्थानीय कश्मीरी भाषा और रीति रिवाज वैसे के वैसे ही बने रहे, जिससे एक ऐसी पहचान बनी जो कहीं और नहीं मिल सकती थी। कश्मीर सल्तनत की कामयाबी अपने चरम पर पहुंची इसके सबसे प्रसिद्ध शासक के दौर में। हम बात कर रहे हैं सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन की। लोग उन्हें प्यार से बदशाह कहते थे, मतलब महान राजा। उन्होंने पूरे 50 साल तक राज किया, जो उस जमाने में एक बहुत ही असाधारण बात थी। उनका शासनकाल कश्मीर का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज माना जाता है। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की एक मिसाल कायम की, संस्कृत को फिर से बढ़ावा दिया और कारीगरों और विद्वानों को खूब संरक्षण दिया।
उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक आज़ाद राज्य सिर्फ जिंदा नहीं रह सकता बल्कि फल फूल भी सकता है। तो हमने सारे सुराग देख लिए हैं। अब वक्त है इस पहेली के सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का और अपने शुरुआती सवाल का जवाब ढूंढने का। ये जो टाइमलाइन है ना, ये पूरी कहानी को एक नज़र में बयां कर देती है। 1339 में ये सल्तनत शुरू हुई, ज़ैनुल आबिदीन के समय अपने शिखर पर पहुंची और 200 से भी ज्यादा सालों तक आज़ाद रहने के बाद आखिरकार 1586 में शक्तिशाली मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गई। तो हम फिर से अपने उसी मूल सवाल पर आते हैं, आखिर कश्मीर की आज़ादी के पीछे का असली राज क्या था? और इसका जवाब इस एक वाक्य में छिपा है। कश्मीर अपनी अनोखी भौगोलिक स्थिति, लोहार वंश के पतन से पैदा हुए राजनीतिक खालीपन, अपनी आर्थिक आत्मनिर्भरता और एक कुशल प्रशासनिक ढांचे की वजह से ही एक स्वतंत्र सल्तनत के रूप में उभर सका। और आखिर में कश्मीर की ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी राज्य की आज़ादी सिर्फ तलवारों और सेनाओं से नहीं जीती जाती। ये पहाड़ों, विचारों और अपनी एक अलग पहचान बनाने की मजबूत भावना से भी बनती है।